चलिए मैं आप लोगों से एक सामान्य प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा उसका उत्तर। क्या कभी ऐसा संभव है या किसी स्थान पर, विद्युत क्षेत्र के किसी स्थान पर ऐसा संभव है क्या कि विद्युत विभव शून्य हो किंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो? संभव है, बताओ कहाँ पे? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। आप लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़े हो? तो आपने पढ़ा होगा निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं? जब वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वो द्विध्रुव के अक्ष के लंबार्धक में स्थित होता है, पता है आपको? और अक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं? जो बढ़ाए गए अक्ष पर अगर बिंदु स्थित हो तो अक्षीय स्थिति में, और लंबार्धक में अगर स्थित हो तो निरक्षीय स्थिति में। आप लोग कैलकुलेट किए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती है लेकिन विद्युत विभव शून्य होता है, पढ़ा आप? अच्छा, जस्ट इसका उल्टा संभव है क्या? क्या कोई ऐसा स्थान हो सकता है क्या कि जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो लेकिन विभव शून्य? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बताऊं कहाँ पे? किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर, जब कोई आवेशित चालक होता है, खोखला होता है, तो आपको पता होगा किसी खोखले, मान लो खोखला गोलीय चालक है और उसको आवेश दियो, तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप किसी धात्विक धातु का अगर बना है, वो किसका बना है? धातु का अगर बना है, खोखला चालक है, और अगर आप उसको आवेश देते हो तो वो पूरा का पूरा आवेश केवल और केवल कहाँ रहता है पता है आपको? केवल और केवल पृष्ठ पर रहता है, यानी उसके बाहरी सतह पर रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं। अंदर खोखले भाग में आवेश 0 होता है, इसलिए उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, मगर अंदर विभव शून्य नहीं होता है। अब बोलोगे सर नहीं होता है तो कितना होता है? तो अंदर विभव उतना ही होता है जितना कि उसके बाह्य पृष्ठ पे होता है, मतलब यहाँ। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद रखना आप लोग। हमने दोनों तरीके के से पढ़े। क्या ऐसा संभव है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो किंतु विभव शून्य न हो? तो उसका उत्तर है खोखला धात्विक गोलीय चालक के अंदर का स्थान, वहां तीव्रता शून्य होती है। क्यों शून्य होती है तीव्रता? क्योंकि आवेश ही नहीं है ना अंदर, सारा का सारा आवेश कहाँ है? बाहर है, पृष्ठ पर है, अंदर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो तीव्रता शून्य होगी। क्लियर? और अंदर विभव शून्य नहीं होता है, विभवांतर शून्य होता है, याद रखना इस चीज को। अंदर कौन शून्य होता है और कौन शून्य नहीं होता है? विभवांतर शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता है। विभवांतर शून्य क्यों होता है? क्योंकि अंदर आप अगर किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। खोखले धात्विक आवेशित चालक के अंदर का हिस्सा मैं बता रहा हूँ, एकांक आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसका मतलब क्या है कि इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव बराबर है, क्योंकि दो बिंदुओं में विभवांतर रहता है तभी आपको कार्य करना पड़ता है, और कार्य की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। मुझे बोलो समझ में आ रहा है? तो दोनों बिंदुओं को अगर अपन देखें तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों बिंदुओं का विभव क्या होता है? समान होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें आपको अच्छे से ध्यान से समझनी है। अच्छा, एक बात मुझे बताएगा कोई, विद्युत क्षेत्र, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, ये बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? ये बिंदु P है, यहाँ पे कोई आवेश रखा है Q, r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो बिंदु Q के कारण उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? आप E is equals to 1/4 pi epsilon Q upon, वेरी गुड। और इसका मात्रक बताएगा कोई? मात्रक बताइए, मात्रक।
न्यूटन प्रति कूलम। कोई भी चीज़ का आप सूत्र लिख रहे हो तो बच्चों उसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हम पूछेंगे आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे 40। 40 क्या वजन में पूछूंगा, जैसे मान लो आपका वजन कितना है तो बोलेगा 50। 50 क्या 50 किलोग्राम। तो जब तक आप उसका मात्रक नहीं पुकारोगे तो वो राशि अधूरी रहती है कि नहीं, बताओ। तो फिर अब मैं किसी की उम्र पूछूंगा, उम्र कितनी है, तो बोलेगा 17 किलो। अरे उम्र को कैसे किलो में बता रहे हो। अच्छा उम्र कितनी है 17, तो 17 क्या चीज़, 17 दिन। तो हाँ, तो पता कैसे चलेगा जब तक वर्ष नहीं बोलोगे। 17 दिन भी उम्र हो सकती है ना भाई। कोई नवजात शिशु है उसकी उम्र 17 दिन भी हो सकती है, लेकिन जब तक हम दिन या महीने या साल नहीं लगाएंगे एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा। बात सुन रही। अब मैं बोलूँगा ये इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे ये 17 डिग्री सेल्सियस। अरे लंबाई को डिग्री सेल्सियस में थोड़ी नापते हैं, लंबाई को तो सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं। और मैं डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ तो गलत है ना। डिग्री सेल्सियस से किसको नापते हैं, तापमान को। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक पता पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो जैसे आप इस भौतिक राशि को लिखे हो ना, तो उसका मात्रक भी बाजू में लिखो तो उसको पूर्ण माना जाता है। क्लियर हो रहा है। Nc-1 न्यूटन प्रति कूलम। कैसे आया ये मात्रक इसका, क्यों लिखा वो मात्रक मैंने न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F/Q0। पता है आपको किसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो बताओ कौन बताएगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एकांक धनावेश। एकांक शब्द बोल रहे ना, इसलिए Q0 से डिवाइड करना पड़ा। भले जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है और उस पर कोई आवेश रखा है, तो भले एकांक धनावेश ना हो, भाई दूसरा आवेश रख सकते हैं, हमारी मर्जी नहीं है एकांक धनावेश रखने की, हम कोई दूसरा आवेश रखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो कैसे बताओगे, तो वो बेचारा मान लो एकांक धनावेश नहीं भी है, इसका मान बहुत ज़्यादा है मान लो, तो क्या होगा, ये जितने बल का अनुभव करता है उस बल को लिखोगे, उसके बाद इस आवेश का जो मान है उसको आप बटे में लाओगे। तो बटे में लाने का मतलब है कि आप इस बल को किसके लिए निकाल रहे हो, एकांक धनावेश के लिए निकाल रहे हो। इसलिए आवेश का भाग करते हैं ताकि जो भी मान आए वो किसके लिए आए, एकांक के लिए आए। समझ में आया? ये ठीक वैसा ही है जैसे मैं मार्केट गया और 5 पेन खरीद कर लाया। कितनी पेन, 5 पेन खरीद कर लाया और सामने वाले को मैंने 20 रुपया दिया, तो बताओ एकांक पेन का मूल्य कितना है। हाँ, तो कैसे पता चला, सर आपने जितना रुपया सामने वाले को दिया और बटे आपने जितनी पेन खरीद कर लाया, तो पेन की संख्या से डिवाइड किए ना, तभी आपको एकांक पेन का मूल्य पता चला। बात समझ में आता है। इसलिए एकांक धनावेश द्वारा महसूस किए जाने वाले बल को निकालने के लिए हमको आवेश का जो मान है उसको भाग करना पड़ता है। जैसे आपने वहां पे पेनों की संख्या को भाग किया तब पता चला ना एकांक पेन का मूल्य कितना है, 4 रुपया। 4 रुपये कैसे पता है आप लोग बताओ तो, 20 में से 5 को डिवाइड करके। वही हिसाब यहाँ हो रहा है बेटा कि क्यू का डिवाइड करने से ही हमको एकांक आवेश पर लगने वाले बल का मान पता चल रहा है। नहीं समझ में आया क्या, पक्का? गुड। चलिए अगला बताऊं। आप कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, पक्का? चलिए अब मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, जब हम अक्षीय स्थिति पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं, तो मान लीजिए ये अक्षीय स्थिति, ये ऐसे यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है, और केंद्र को बीच वाले बिंदु को ओ बोल दो क्या। और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को अपन क्या लेते हैं, 2a। ये 2a में ले लेता हूँ, ठीक है क्या, पक्का? अब मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, कहां से, केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु रखा है P, कोई बिंदु है P
और उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, पक्का? चलिए बताइए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये वैद्युत विध्रुव किन दो आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस। तो बारी बारी से पहले प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता कितनी है उसका हिसाब लगाएंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी है उसको लिखोगे, फिर सदिश नियम से दोनों का परिणामी ज्ञात करोगे। क्लियर है? पक्का? चलिए, बिंदु A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता का सूत्र क्या होगा बताओ? तो E1 बोल दो क्या इसको मैं? बताओ कितना होगा? AP का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जिस बिंदु पर आप तीव्रता जानना चाह रहे हो और आवेश जिस बिंदु पर रखा हुआ उन दोनों के बीच की दूरी को लिखना होता है, तो क्या लिखोगे? AP स्क्वायर। लगे हाथ AP का मान भी बता दो। तो सुनो, O से P तक की दूरी में से अगर हम O से A तक की दूरी माइनस करें तो A से P तक की दूरी पता चल जाएगी, यानी कि R माइनस A। तो ये कितना होगा बेटा? क्लियर है क्या? अच्छा, इसकी दिशा बताओगे क्या क्या होगी? दिशा बाजू में बताना पड़ता है। AP की PA, AP के अनुदिश। क्यों 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 क्यों? हाँ बेटा, क्यों? अच्छा चलो, A से P की ओर जा रहा है, ठीक है यार, आप लोग बोल रहे हो तो ठीक है। अच्छा चलो, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका हिसाब लगाते हैं। E2 क्या होगा बेटा? बताओ बेटा। माइनस, इसकी दिशा बताओ। BP, पक्का? BP के PB? देखो बुक देखो, बोला क्या दिया है, किताब लाओ ना, किताब लाओ 12वीं की, देखो क्या दिया है, देखो तो जरा। BP होगा कि PB होगा? पुस्तक देख के पता चला कि आपको पता था? पुस्तक देख के पता चला? पक्का? मतलब आप लोगों में से किसी को भी पता नहीं था कि दिशा कैसे निर्धारित होती है? पता था? पता था? पता था? कैसे बताओ? यहाँ AP और यहाँ PB क्यों है बताओ? चलो, सूत्रों को पढ़ना, सूत्रों को समझना वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ AP क्यों आया और यहाँ पे PB क्यों आया, ये आप लोग बताइए। आप लोग बेसिक तरीके से अगर सीखेंगे ना तो आप लोगों से कभी भूल नहीं होगी। सोचो सोचो जरा, वहाँ AP क्यों है और यहाँ PB क्यों है? PB दिया ना बेटा? ये AP और PB, बोलो बोलो। मैं बताऊं? पक्का? ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो आप हमेशा याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस तरह से निर्धारित की जाती है, आप वो सोचो। सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल करके याद करो सबसे बेसिक डेफिनेशन को। जब आपने सबसे पहली बार आपने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी, किसकी परिभाषा पढ़ी थी? कि जब आपने परिभाषा पढ़ी थी तो उसकी परिभाषा में क्या लिखा है? देखो, कठिन कुछ नहीं है, बस हम लोग की प्रवृत्ति होती है कि हाँ ये डेरिवेशन है, हम लोग इसको याद करते बस। अरे भाई, याद हो जाएगा वो, इसको तो समझो ये क्यों लिखा है, क्यों यहाँ AP है, क्यों यहाँ PB है, किस तरीके से इनका परिणामी निकाला गया है। जब आप इसके पीछे जाओगे ना तो तब जो पढ़ने का मजा आता है ना उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग वो चीज पढ़े हो लेकिन उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं किए हो। डेरिवेशन भले आप लोग को याद हो गया होगा, देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मुझे बता दीजिए बस। तो आप लोग विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यही सीखे हो ना, कि जैसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उस पर कोई एकांक धनावेश रखा है, वो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, ठीक है, पक्का। इसके बाद एक और लाइन है, उसको भी सुनो। इसके बाद लाइन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो वही दिशा होती है जिस दिशा में उस एकांक धनावेश पर बल लगता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं भाई, वो तो पता कर लिए कि विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ एकांक धनावेश जितने बल का, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वो ठीक है, पक्का। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो याद रखना, तीव्रता की दिशा वही होती है जिस दिशा में इस एकांक धनावेश पर बल लग रहा होता है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। आप बोलोगे सर वो तो ठीक है सर, इस बात को यहाँ कैसे लगाओगे उसको भी समझा दो। तो सुनो ध्यान से सुनो। किस बिंदु पर तीव्रता जानना चाह रहे हो आप? किस बिंदु पर? बिंदु P पर। किसके कारण? ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, गहराई और बेसिक वाली बात सुनो। सुनो ध्यान से, मैं उसी डेफिनेशन को यहाँ अप्लाई करूंगा, उसके हिसाब से ये आएगा, ठीक है, याद रखियो। अच्छा देखो, आप लोग इस ये वाला सूत्र लिखने के पहले आप वो लाइन लिखे होगे, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। इसको समझो, ये क्या लिखा है, किसके कारण? इसके कारण, ये जिम्मेदार है, उसके कारण वहां पे तीव्रता की दिशा अगर पता करना चाह रहे हो तो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि अगर इस बिंदु P पर मैं एकांक धनावेश रख दूं, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि इस बिंदु पर मैं क्या रख दूं, तो इसके कारण इस पर बल किस दिशा में लगेगा बता दो मेरे को। तो मैं बता रहा हूं आपको, देखो खुद तो ये प्लस आवेश है, ऊपर से आप कल्पना भी किसकी कर रहे हो, धनावेश की कर रहे हो। तो धन धन क्या होता है बेटा? तो आप इसके कारण तीव्रता निकाल रहे हो ना इस पर, तो ये सोचो कि जिसके कारण तीव्रता निकाल रहे हो, तो वहां पे उस बिंदु पर मैं एकांक धनावेश की अगर कल्पना करूं तो ये आवेश उसको किस दिशा में धकेलेगा या किस दिशा में खींचेगा या किस दिशा में बल लगाएगा, वो सोचो। तो बताओ। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित बोलने का मतलब दूर ढकेलते हैं, तो दूर ढकेलेगा कि खींचेगा? दूर ढकेलेगा मतलब उधर की इधर, इधर ढकेलेगा तो उसी के पास चला जाएगा। दूर ढकेलने का मतलब क्या होता है? उधर, दूर, उसको बोलेगा दूर चला जा, तो दूर चले जा मतलब ए से पी की ओर चला जा, मतलब ए से एपी दिशा में। एपी मतलब कौन सी दिशा हुई? उधर की इधर। हाँ, तो क्योंकि दूर ढकेलेगा उधर। समझ में आया? तो जिस बिंदु पर आपको तीव्रता की गणना करनी होती है ना, उस बिंदु पर एकांक धनावेश की कल्पना की जाती है। क्या की जाती है? समझ में आया कि नहीं है? और फिर जिस आवेश के कारण आप वहां पर तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको सोचना होता है कि वो आवेश उस बिंदु आवेश को कैसा वाला बल लगाएगा, खींचने वाला कि ढकेलने वाला, अर्थात आकर्षण बल कि प्रतिकर्षण बल। तो अभी कैसा लगाएगा? इसलिए उधर होगी एपी दिशा। समझ में आया? चलो इसका वाला देखते हैं। बिंदु बी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो फिर से वही बात आती है कि पी पर आपको तीव्रता पता करनी है, तीव्रता की दिशा, तो वहां पे आप किसकी कल्पना किए? एकांक धनावेश की। किसकी कल्पना किए? अब सोचो अपने मन में कि बिंदु बी पर जो माइनस क्यू आवेश है, जिसके कारण आप बिंदु P पर तीव्रता की दिशा पता करना चाहिए, किसके कारण बोलने का मतलब ये जिम्मेदार है, इसके कारण वहां पर तीव्रता की दिशा पता करना चाहते हैं। तो सोचो कि बी पर बैठा हुआ माइनस क्यू आवेश उस एकांक धनावेश को कैसा वाला बल लगाएगा बेटा? क्योंकि खुद बेचारा माइनस पे है, अब लग रहा है बल किस पे? धनावेश। तो माइनस प्लस को क्या करेगा बेटा? आकर्षित करेगा, मतलब खींचेगा कि ढकेलेगा? खींचेगा मतलब पी से बी की तरफ, इसलिए पी बी के अनुदिश लिखेंगे। ये चीज कहां से आई? डेफिनेशन से आई, परिभाषा से आई। सोचा था कभी आपने इसको? नहीं सोचा।
तो यही है, सोच समझ के, सीख सीख के, गहराई के साथ पढ़ना होता है। आ रहा समझ में? हाँ, और भी दूसरे शब्दों में आप इसको समझ समझ सकते हो। पूछो कैसे? आप सभी ने क्षेत्र रेखाएं पढ़ी होंगी, या जिसको हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, पढ़े हैं आपने? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा क्या होती है बताइए? धन आवेश से वो निकलती है और ऋण आवेश पे आके समाप्त। तो धन आवेश से निकल रही है, निकलती है, तो जो चीज निकलेगी वो उधर, इसलिए एपी। और माइनस आवेश पे समाप्त, इसलिए माइनस आवेश के लिए हम लोग पी भी दिखाए, समाप्त हो रही है, ऐसा भी समझ सकते हैं। उसके बाद E1 और E2 का परिणामी निकालना होता है। क्या निकालना होता है? परिणामी कैसे निकाले बेटा? क्यों E1 माइनस E2 किए बेटा? क्यों किए बेटा E1 माइनस E2 बेटा? बताओ बेटा। माइनस के परिणामी मतलब हमको तो जोड़ना चाहिए परिणामी निकालने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। काय को माइनस कर रहे हैं बाबू? बताओ। क्यों प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं, माइनस क्यों करें? परिणामी, परिणामी मतलब होता है रिजल्टेंट, टोटल। टोटल निकालना है ना अपने को, नेट। तो नेट निकालने के लिए तो जोड़ना चाहिए, हम लोग माइनस कर रहे हैं। कई को मतलब क्यों? क्योंकि ये जो हिसाब किताब, जितना भी हिसाब किताब ये सब हो रहा है बेटा, वो सब सदिश के नियमों से हो रहा है। कौन से नियमों से हो रहा है? पूछो क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? पूछो क्यों? अब थोड़ा तो आप लोग भी बताओ, क्यों तीव्रता सदिश राशि क्यों होती है विद्युत क्षेत्र की? अच्छा, हाँ सर, क्लास चल रही है सर। ठीक, चलो बताओ क्या पूछ रहा था मैं, क्या पूछा? हाँ, सदिश राशि क्यों होती है? क्यों होती है? दोनों होता है। अच्छा, इसलिए सदिश राशि होती है। ठीक है, मतलब इसमें पर्टिकुलर कोई ना कोई डायरेक्शन बताना होता है। ठीक है, करेक्ट, सही बोल रहे हो आप लोग। और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब हम परिभाषा कहते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, किस तरह से परिभाषित किया है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक धनावेश जितने, इसका मतलब आप जितने बल का अनुभव करते हो उसी को तीव्रता बोल रहे हो। मतलब जो बल है वही तीव्रता है। मतलब बल के हिसाब से आप किसको नाप रहे हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है, इसलिए तीव्रता भी सदिश राशि है। समझ में आया? अब सुनो, हाँ तो माइनस क्यों किए बेटा बताऊं? इसके पीछे पूरा सदिश नियम लगा हुआ है, और यहाँ पे माइनस का कारण मैं बता रहा हूँ आपको। दो सदिश अगर रेखी हो मतलब एक रेखा में हो। अब देखो, एक रेखा में अगर दो सदिश होते ना बेटा, जैसे मान लो यही ए है और इसी दिशा में अगर मान लो कौन हो जाए? सेम सेम दिशा है। कैसी दिशा है? तो सेम सेम दिशा होने में परिणामी निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं? लेकिन अगर एक उधर और एक इधर है तो परिणामी निकालने के लिए दोनों का माइनस किया जाता है, क्योंकि सदिश है, दिशा का भी महत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए एक में से दूसरे को माइनस किया गया। लेकिन E1 में से E2 को क्यों माइनस किए? E2 में से E1 को क्यों नहीं माइनस किए? ये भी प्रश्न है। हर बात पे प्रश्न हो रहा है ना। क्यों? तुम लोग बताओ, क्या मैं ही बताऊंगा? तुम लोग बताओ। अच्छा बताओ, माइनस वाला क्यों किए यहाँ पे, प्लस वाला क्यों नहीं किए? क्योंकि एक की दिशा क्या है? एपी। एपी मतलब उधर, और दूसरे की दिशा क्या है? पीबी। पीबी, पीबी मतलब उधर। तो विपरीत दिशा में होने के कारण अपन माइनस कर रहे हैं। लेकिन E1 में से E2 को क्यों माइनस किए? E2 में से E1 को क्यों नहीं माइनस किए? ये भी तो प्रश्न है ना, बताओ।
इसका उत्तर क्या होगा बताओ? मैं बताऊं? मेरे को आता है, देखो। अच्छा बताओ, बिंदु P ए के ज्यादा करीब है कि बी के ज्यादा करीब है? ए के ज्यादा करीब है ना, तो ये उस पर ज्यादा प्रभाव डालेगा कि ये उस पर ज्यादा प्रभाव डालेगा? और ए वाली तीव्रता E1 है, तो ये ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो इस तो रिजल्टेंट जो होगा वो इसमें से इसको माइनस करने से मिलेगा। मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। आप लोग वो खेले हो रस्सा कस्सी का खेल, या देखे होगे आप लोग, खेले अगर नहीं होगे तो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और उसमें रस्सी लिपटी हुई है, और रस्सी का एक किनारा उधर एक आदमी की तरफ और एक इधर एक आदमी की तरफ, और दोनों खींच रहे हैं। तो ये इधर उधर हो रहा है ये सामान जिस पर रस्सी लिपटी हुई है, ठीक है। मान लो ये बल लगा रहा है, मान लो एक बात की बात 10 इकाई का, कितने इकाई का? और ये बल लगा रहा है 7 इकाई का। तो बताओ सामान किधर खिंचाएगा? 10 इकाई की तरफ खिंचाएगा। क्यों? ज्यादा बल लग रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने बल से वो खींच पाएगा उसको? 3 इकाई। क्यों 3 इकाई? क्योंकि 10 से उधर लग रहा है और 7 से इधर लग रहा है, तो 10 माइनस 7, इसलिए वही E1 माइनस E2 है। और किधर खींचेगा? उधर की इधर, मतलब जिधर ज्यादा लग रहा है उधर ही जाएगा। तो इधर दोनों में से ज्यादा कौन है? E1 ज्यादा है ना, E2 कम है। तो E1 की दिशा क्या थी? AP थी। इसलिए जो परिणामी बनेगा वो ज्यादा वाले की दिशा में लगेगा, मतलब AP दिशा में रहेगा आपका परिणामी। क्लियर है? ये सब बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे की कहानी आप लोग खेल सकते हो। आगे क्या है, आप देखो E1 E2 का मान रखोगे, जो कॉमन निकलेगा 1/4 पे एप्सिलॉन 0, और Q कॉमन निकलेगा, फिर एलसीएम निकालोगे, जोड़ना घटाना वो तो 6वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है, कर सकते हैं। मतलब आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको कारण पता होना चाहिए बेटा। कारण के बिना फिजिक्स कैसे मजा आएगा पढ़ने में, है ना? अच्छा एक बात बताओ, विद्युत विभव किसको बोलते हैं? विद्युत विभव किसको बोलते हैं बेटा, बताओ? विद्युत विभव वाह, क्या बोले बेटा? विद्युत क्षेत्र, चलिए जिसको फुल कॉन्फिडेंट के साथ डेफिनेशन पता है वो मुझे अपने स्थान पर खड़े होकर बताएं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव, ठीक है, आपके डेफिनेशन में मिस्टेक है थोड़ा। हाँ अब सही है, अनंत से लाना पड़ता है, ठीक है। सर आ रहे हैं शायद। हाँ सुनो ध्यान से, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? किसी आवेश के कारण बना हुआ है। मान लो ये, चलो ये मैं बोल देता हूँ, ये प्लस के आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र निर्मित हो गया है, ठीक है। अब सुनो, विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं? वास्तव में हर आवेश का अपना एक दायरा होता है। वो आवेश के मान के ऊपर निर्भर करते हैं कि आवेश कितने ज्यादा मान वाला है। ज्यादा मान वाला आवेश ज्यादा बड़ा विद्युत क्षेत्र, जैसे चुंबक है ना भाई, कमजोर सा चुंबक रखोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा। अब पावरफुल चुंबक रखोगे तो दूर वाली वस्तु को भी आकर्षित कर लेगा। समझ में? दूर वाली लोहे को भी वो क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो सुनो ना, तो वैसे ही आवेश का भी विद्युत क्षेत्र होता है। कमजोर सा आवेश रखोगे ना तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र छोटा बनेगा, और बड़ा वाला आवेश रखोगे तो वो विद्युत क्षेत्र बनता है। वो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा बना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एकांक धनावेश इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर है, देखो इसके बाउंड्री के क्या है, बाहर है, तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उस पर
लेकिन जैसे ही हम उस आवेश को लाते जाते हैं और जैसे इसकी बाउंड्री में आप प्रवेश करोगे, इसका उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक लाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि वो उस समय उसको प्रतिकर्षित नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसके फील्ड के अंदर प्रवेश करने लगोगे तो उसके द्वारा इस पर एक दूर ढकेलने वाला बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो आप बोलोगे सर प्रतिकर्षण बल लगाना पड़ रहा है सर। मैं बोलूंगा नहीं, किसी भी तरह तुम यहाँ तक लाओ इसको। आप बोलोगे सर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। मैं बोलूंगा नहीं, लाओ लाओ। तो जब आप लाओगे ना तो आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ रही है? क्योंकि वो उसको लगातार क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसी कार्य को हम लोग बोलेंगे विभव। क्या बोलेंगे? हाँ, जो किया गया कार्य बटे आवेश का परिमाण, ताकि हम एकांक के लिए निकाल सकें। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अनंत से, अनंत मतलब एकदम अनंत मतलब भयंकर दूर नहीं, अनंत मतलब बाहर। ठीक है, जहां पे इसका कोई, वहां पे इसका कोई प्रभाव न पड़े, वहां से अगर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक उस आवेश को ला रहे हो तो आपको कार्य तो करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, बिंदु पी, जैसे आप अनंत से ला रहे हो आवेश को, यहां तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा कि यहां तक लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा? हाँ, यहां तक लाओगे ना तो काम कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये उससे दूर है। इसका यहाँ इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, वहां इफेक्ट कम पड़ेगा। इसलिए इस बिंदु का विभव क्या होगा, कम होगा। इस बिंदु का विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई नहीं? अच्छा मान लो वही एकांक धनावेश मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ से वहां ले जाना है, काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके और नजदीक जा रहे हो। और क्या कर, नजदीक जा रहे हो, और काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव, तो दोनों के विभव में कुछ तो फर्क होगा। उसी को विभवांतर बोलते हैं, और वो विभवांतर यहाँ से यहाँ उस एकांक धनावेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। क्लियर है? पक्का? कोनो डाउट है का? नहीं है कोनो डाउट? अच्छा एक बात मेरे को बताओ, विभव कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? अदिश है। अच्छे से सोच लो, हाँ अच्छे से सोचो। विभव कैसी राशि है बेटा? अदिश की सदिश। जो भी बोल रहे हो ना तो कारण सहित समझाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सदिश बोल रहे हो, कौन बोल रहा है सदिश? कोई नहीं है। अच्छा अदिश कौन बोल रहा है? हाँ बताओ बेटा, कारण क्या है, क्यों अदिश है? बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है। विभव की माप जो है बेटा, बेटा हाँ खुश हो गई देख विभव की माप किस हिसाब से की जाती है? कार्य हिसाब से। आप अभी परिभाषा बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे? अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना, उसी को विभव कहते हैं। मतलब विभव किसको कहते हैं? कार्य को। एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा ना उसको विभव बोल रहे हैं। मतलब विभव की माप कार्य के हिसाब से होती है, और कार्य कैसी राशि है? अदिश। इसी कारण विभव अदिश राशि है बेटा। समझ में? और तीव्रता को बल के हिसाब से मापा जाता था, याद करो। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है तो बल सदिश राशि है, इसलिए तीव्रता सदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है, इसलिए विभव भी अदिश राशि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता पक्का ना? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को। चलिए अच्छा एक बात बताओ मेरे को बेटा लोग, ये बड़ा गोला है ठीक है, और ये छोटा गोला है, किसका विभव ज्यादा होगा? अगर चलो मैं किसका विभव ज्यादा होगा ये बोलने के लिए मेरे को ये बोलना चाहिए कि अगर मैं दोनों को आवेश की समान मात्रा देता हूँ, इस गोले को भी उतना ही आवेश दिया गया है, इस गोले को भी उतना ही आवेश दिया गया है, किसका विभव ज्यादा किसका विभव कम होगा? छोटे का कम होगा।
और बड़े का ज़्यादा होगा। समान होगा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा। अच्छा चलो मैं उसको एक उदाहरण से समझाऊं क्या? अब इस कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 मान लो, 50 मान लो, ठीक है। चलो 50 बच्चे हैं और मैंने लड्डू लाया मान लो सबके लिए, ठीक है। क्या लाया? 200 लड्डू लाया मैं, 200 लड्डू। कितने लड्डू? तो 50 बच्चों में 200 लड्डू बांटूंगा, ठीक है। और वो दूसरी कक्षा में ना, बाजू वाली कक्षा में मान लो 25 लोग हैं। कितने लोग? और उनके लिए भी मैंने 200 लड्डू लाया, 200 लड्डू, ठीक है। कितने लड्डू? और उनको भी मैंने 200 लड्डू बांटे। उन लोग 25 बच्चे हैं, तुम लोग 50 बच्चे हैं। तो आप लोग बताओ कि यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को लड्डू ज्यादा मिलेगा कि वहां पे? कई को संख्या कम है, लड्डू उतने ही है। एक एक जन को 8-8 लड्डू मिलेगा, यहाँ एक एक जन को 4-4 लड्डू मिलेगा। समझ में आया? तो हर एक बच्चे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो किसका अच्छे से पेट भरेगा, यहाँ वाले बच्चे का कि वहां वाले अच्छे? तो वहां वाले का भी। और जिसका पेट भरेगा उसकी शक्ति ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो वहां वाले बच्चे की शक्ति ज्यादा होगी ना। वही हिसाब यहाँ है बेटू। देखो ये बड़ा गोला या छोटा गोला, हम दोनों को सेम मात्रा का आवेश दे रहे हैं। ये बड़ा गोला है बेटा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा, बड़ा है, घेरा रहेगा। समझ में आ रहा है? आपको पता है ना, जब हम आवेश देते हैं तो आवेश पृष्ठ पर समान रूप से बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? समान रूप से। और इसका पृष्ठ तो बड़ा है बेटा, हर भाग को थोड़ा थोड़ा आवेश मिलेगा। क्योंकि आवेश समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये कैसे बोले बेटा? उसको भी उतना ही आवेश दे रहे हैं बेटा। इसका तो पृष्ठ छोटा सा पृष्ठ है, इसका मतलब क्या है? हर भाग को ज्यादा आवेश मिलेगा। ठीक वैसे जैसे तुम लोग, उन लोग कम बच्चे हैं तो हर एक को ज्यादा लड्डू मिल रहा है, हर भाग को ज्यादा आवेश मिलेगा। तो एकांक क्षेत्रफल पर अगर मैं देखूं, जैसे एक बच्चे के लिए मैं देखूं तो उन लोग को 8-8 लड्डू, तुम लोग को 4-4 लड्डू। वैसे एकांक क्षेत्रफल मतलब छोटे से जगह पे देखूं तो किसके पास आवेश ज्यादा रहेगा? किसके पास? क्योंकि इसकी जगह कम थी, आवेश बहुत सारा दे दिया गया है, तो हर हिस्से में ज्यादा फैल गया। समझ में आ रहा है? तो इसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव कम होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, किसी वस्तु का मतलब कोई चालक है मान लो, उसका विभव धनात्मक, दूसरा चालक उसका विभव ऋणात्मक। ये धनात्मक ऋणात्मक किस हिसाब से नापते हैं, आपको पता है? कब बोलोगे किसी चालक का विभव धनात्मक है और कब बोलोगे कि किसी चालक का विभव ऋणात्मक? एक्चुअली ना इसको नापा जाता है पृथ्वी के हिसाब से। किसके हिसाब से? जिस वस्तु का विभव पृथ्वी से ज्यादा होगा उस वस्तु के विभव को धनात्मक मानेंगे, उस आवेशित वस्तु के, ठीक है। और जिस चालक का विभव क्या होगा? पृथ्वी की तुलना में कम होगा, उस चालक के विभव को ऋणात्मक मानेंगे। समझ में आ रहा है? अब पता कैसे चलेगा कि किस चालक का विभव पृथ्वी से ज्यादा है और किस चालक का विभव पृथ्वी से? तो पृथ्वी से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। कहां से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा? पृथ्वी से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। अब पृथ्वी से क्यों नापते हैं? पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। अच्छा क्यों? कई को देखो, मैं सही प्रश्न पूछ रहा हूं ना। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग को जो जानकारी पता है उसका कारण भी पता होना चाहिए बेटा, मेरा यही कहना है। आप लोग डेरिवेशन बना लिए, अच्छी बात है। अभी अच्छा प्रश्न मैं अपने मन से नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग जो उत्तर दे रहे हो ना उसी में से प्रश्न निकल रहा है। अब ये बोली जैसे पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो मन में तुरंत प्रश्न उठेगा। आप किसी दूसरे को बताओगे भाई पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, तो सामने वाला पूछेगा ना क्यों माना जाता है जी, बताओ क्यों मानते हैं बताओ। मैं बताऊं? देखो समुद्र देखे हो? समुद्र सच में नहीं तो फिल्मों में तो देखे होगे, फिल्मों में, विज्ञान की पुस्तकों में पढ़े होगे ना, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को कि समुद्र के किनारे से अगर 10-12 टैंकर पानी निकाल लेंगे, कितना टैंकर?
तो समुद्र का लेवल कम हो जाएगा ना, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा, हो जाएगा। 10-12 टैंकर पानी निकाल देंगे तो समुद्र का जल स्तर कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? समुद्र, आपको पता है पृथ्वी के कितने हिस्से में पानी है, कितने हिस्से में समुद्र है और कितने हिस्से में जल, मतलब स्थल वाला हिस्सा है? अथाह उसका विस्तार है सागर का। आपको पता है कितनी दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ है, और उसमें आप कुछ पानी निकाल लोगे तो क्या उसके जल स्तर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चाहे उसमें आप 10-15 मतलब इसे 10-12 टैंकर, तो मैं एक एग्जांपल बोला, उसमें कितना भी पानी मिला दो या कितना भी पानी उसमें से निकल जाए, वो अथाह है उस जल राशि का, मतलब मान जो है बहुत बहुत पानी है। तो पानी निकालने या उसमें डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो इतना विशाल चालक है कि इसे आप अगर कुछ आवेश दोगे या इसमें से अगर कुछ आवेश लोगे, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके विभव में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र के जल राशि में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही पानी निकालो चाहे डालो, उससे वैसे ही पृथ्वी इतना विशाल चालक है कि इसका जितना आवेश दे दो चाहे इससे जितना आवेश ले लो, इसके विभव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी कारण इसके विभव को कितना माना गया है? शून्य माना गया। इसको आप ध्यान रखना, पक्का? जैसे बोलते हैं ना पर्वतीय प्रदेश, जैसे हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये सब लोग ऊंचे स्थानों पर हैं, पहाड़ों में बसे हुए हैं, और हम लोग जैसे जहाँ रहते हैं समतलीय रहते हैं। आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन में, जब ऐसे रेलवे स्टेशन येलो कलर का बोर्ड होता है, नाम लिखा होता है जैसे रायपुर जंक्शन ऐसे लिखा होता है ना, फिर नीचे में लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई करके लिखा होता है। हर स्थान की ऊंचाई या गहराई जो भी है, समुद्र तल से कौन कितना ऊंचा है या नीचा है, ये सब नापा गया है। कहाँ से नापते हैं? समुद्र तल के रिस्पेक्ट में, समुद्र तल से तुलना करते हुए उसको नापा जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल के तल को जीरो माना जाता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई ना तो कभी बढ़ती है ना तो घटती है। कितना पानी मिला दो उसका लेवल ऊपर नहीं हो जाएगा, कितना पानी निकल जाए उसका लेवल नीचे नहीं हो जाएगा। तो समुद्र तल को जीरो मान करके हर स्थान की ऊंचाई या गहराई नापी जाती है। ठीक उसी तरह पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर ही बाकी आवेशित चालकों का जो भी है विभव नापा जाता है। तो जिसका विभव पृथ्वी से ज़्यादा होगा उसको धनात्मक बोलेंगे, और जिसका विभव पृथ्वी से क्या होगा उसको ऋणात्मक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं है? कोई भी डाउट है क्या?